नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस हफ्ते चर्चा में कई सारी बातें हैं और कई सारे बहुत ख़ास मेहमान आपसे मिलने वाले हैं, अपनी राय रखने वाले हैं। तो चर्चा में कहीं मत जाइएगा, पूरी चर्चा सुनिएगा। में जो मेहमान हैं उनसे परिचय कराऊं और सुर्खियों के बारे में आपको शार्दुल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवाता हूं। तो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उर्वीश कोठारी। उर्वीश पत्रकार रहे हैं, सैटायरिस्ट हैं, लेखक हैं, कई सारे, और गांधी साबरमती आश्रम से भी जुड़े हुए हैं और हमसे जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। उर्वीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। बहुत धन्यवाद अतुल जी। आप सबको भी बहुत स्वागत है आपका भी आपकी चर्चा में। और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और हिंदी भाषा के विद हैं। बहुत सारे लोग उनको लगातार सोशल मीडिया पर हिंदी भाषा के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों को फॉलो करते हैं, उनसे सीख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाषा को किस तरह से बरतना चाहिए। राहुल देव की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे साथ हैं। स्वागत है सर चर्चा में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे दो साथी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, शार्दुल कात्यायन और विकास चांगड़ा। विकास हमारे हेलो। साथ हैं, आप दोनों का भी स्वागत। धन्यवाद। तो जो सुर्खियां हैं उनके बारे में आप लोगों को शार्दुल बताएं। उससे पहले मैं बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ बहुत ख़ास जो जानकारियां हैं, कुछ परिवर्तन हैं, कुछ बदलाव हैं चर्चा से जुड़े, उनके बारे में बता दूं आपको। हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है, जो कि हृदय जोशी कर रहे हैं। इस समय वो हिमाचल प्रदेश में हैं। वहाँ पर आई भयानक कुदरती तबाही को कवर कर रहे हैं। वहाँ पर गाँव के गाँव साफ़ हो गए, बह गए। बड़ी मात्रा में वहाँ पर जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तबाही हुई है, जान माल की हानि हुई है, लोगों की मौतें हुई हैं। तो इन तमाम स्थितियों को कवर करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हृदय इस समय हिमाचल में हैं। हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को अपनी मदद कीजिए। आप लोगों के बहुत सारे लेटर हमें मिले पिछले हफ्ते। हम सारे लेटर्स को शामिल भी करते हैं चर्चा में। पता आपको पता है कि आप सीधे सीधे पॉडकास्ट @newslaundry.com पर अपने लेटर हमें सीधे भेज सकते हैं। और उसमें बस सिर्फ आपको एक चीज़ करना है कि चर्चा का जिक्र ज़रूर कर दें। और दूसरा जो तरीका है हमें लेटर लिखने का, वो है www.newslaundry.com/podcast-letters। इस पर भी आप अपने लेटर्स पत्र हमें भेज सकते हैं। ये कुछ मुख्तसर सी जानकारियां हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है अब। तो न्यूज़ लॉन्ड्री का अपना जो स्वतंत्रता दिवस विशेष ऑफ़र है, ये शुरू हो चुका है। 5 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच ये चलेगा। तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री के जो विशेष हैम्पर इसके तहत उपलब्ध हैं, स्वतंत्रता दिवस विशेष ऑफ़र के तहत, उसको आप ख़रीद सकते हैं। 2 विशेष ऑफ़र हैं इसमें। एक 5200 रुपये का, 5200 रुपये का एक हैम्पर है, और दूसरा 2200 यानी 2200 रुपये का एक हैम्पर है। इसके अलावा विदेशों में भी अब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या न्यूज़ लॉन्ड्री के मर्चेंडाइज़ के जो ख्वाहिशमंद हैं, चाहते हैं, उनको भी उपलब्ध है। वो विदेशों में बैठकर भी अब न्यूज़ लॉन्ड्री के मर्चेंडाइज़ को ख़रीद सकते हैं। हमने एक व्यवस्था ऐसी की है, पहले ये उपलब्ध नहीं था। इसके लिए आपको एक छोटा सा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है कि kadakmerch.com/collection/newslaundry, ये पता है। इस पर जाकर आप हमारे जो मर्चेंडाइज़ हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के, उसको विदेशों में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ बहुत ज़रूरी जो जानकारियाँ थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। जो इस हफ्ते सुर्खियाँ रही हैं जिन पर हमें बातचीत करना है, उसके बारे में शार्दुल आपको बताएंगे। शार्दुल, एक बार आप सुर्खियों से अवगत कराएं हमारे श्रोताओं और दर्शकों को। इस हफ्ते सबसे बड़ी सुर्खी तो हमारा चर्चा का विषय भी है, हरियाणा में जो सब घटनाक्रम हुआ। तो सोमवार को ये हुआ था। सोमवार को हरियाणा के नूंह जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाली गई थी एक यात्रा। उस यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई, उसमें पथराव और आगजनी हुई और उसके बाद आसपास के क्षेत्रों में भी हिंसा भड़की। शुरुआती हिंसा के बाद बजरंग दल से जुड़े लोगों के नाम जगह जगह झुंड बनाकर और भी हिंसा करने में, और खास तौर से मुसलमान नागरिकों और मस्जिदों को निशाना बनाने में आया। इस पूरे प्रकरण में अब तक 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें एक युवा मौलाना भी है जिसे मस्जिद के अंदर ही मौत के घाट उतारा गया। और जैसा मैंने कहा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे भी। इस घटना के बाद नूंह के एसपी का तबादला कर दिया गया है। ये खबर अभी हाल ही में आई और
पूरी हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एनसीआर के कई इलाकों में प्रदर्शन निकाले, तो उसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने सख्त निर्देश दिया कि पुलिस सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रदर्शन में नफरती भाषा का इस्तेमाल न हो, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि नफरती भाषा से शांति बिगड़ती है, और कोर्ट ने इसे सख्ती से कहा। तो कोर्ट वाला जो मामला आया उसके पीछे एक वजह भी रही, क्योंकि जो दिल्ली के कई सारे इलाकों में निकली विरोध में, प्रदर्शन में जो यात्राएं निकाली गई, जो जुटान हुए, उसमें से एक वीडियो सामने आया नागलोई थाने को घेर कर एक बड़ी भीड़ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों की वहाँ पर भाषण हो रहा था, और एक नेता ने सीधे सीधे खुलेआम थाने के सामने खड़े होकर यह ऐलान किया कि मुसलमानों की रेहड़ियाँ पटरियों का बहिष्कार करो, इनकी दुकानों का बहिष्कार करो, इनके नाई जो है या इनके जो भी इस तरह के लोग हैं जो जिसमें मुस्लिम समुदाय काम करता है, उन सब का बहिष्कार करो और इनको यहाँ से हटाओ। वहाँ से उन्होंने उनकी रेहड़ियों को हटाने और इन सब की का जिक्र किया, तो उस चीज़ से एक बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ है। और ये आर्थिक बहिष्कार की बात ये लोग लगातार करते रहते हैं, पब्लिक अलग अलग मंचों से, और अपनी रैलियों को तो छोड़ दीजिए, मंचों पे खड़े होके भी करते हैं। तो ये अच्छी बात है, कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया। तबादले से और इसी तरह की हिंसा से जुड़ी एक खबर बरेली से भी आई। बरेली में कांवड़िए एक ऐसा रास्ता लेना चाहते थे जहां उन्हें इजाज़त नहीं थी अपने जुलूस के लिए। तो एक अपवाद स्वरूप एक पुलिस अफसर ने, प्रभाकर चौधरी ने, वहाँ के इजाज़त नहीं दी, उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर वहाँ पे उनके बीच कहा सुनी भी हुई और आमने सामना भी हुआ, जिसका अंततः गत्वा कांवड़ियों के झुंड पर लाठीचार्ज हुआ। तो फिर मंगलवार को देर शाम प्रभाकर चौधरी को पीएससी लाइन में लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। पनिशमेंट पोस्टिंग हो गई। हाँ, उनको तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। खबर ये भी है कि वो फिर से उसी इलाके से निकलने की इजाजत मांग रहे थे कांवड़िए रविवार को। चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, शार्दुल और उर्वीश भाई भी हैं, कि हमेशा ये दो तरफा बातें होती हैं। जैसे आप नूह की घटना देखें तो बार बार ये बात कही गई कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, अधिकारियों ने उस तरह से काम नहीं किया। अधिकारियों ने अगर काम किया होता, जो यात्रा निकल रही थी उस यात्रा में, हम यहाँ पर ये जज नहीं कर रहे हैं कि उस यात्रा में किसने किसकी तरफ से, क्योंकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रशासन ने क्या ईमानदारी से काम नहीं किया, ये बात आ रही है बार बार, हर मोर्चे से बार आती है कि प्रशासन ने नूह में अगर अच्छे से काम मुस्तैदी दिखाई होती, वीडियो पर जो चल रहा था, सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही थी, वो सारी अफवाहें अगर पहले टैकल की गई होती, कुछ लोगों को ताकीद किया गया होता, नज़र बंद किया गया होता, उनको उठाया गया होता, तो घटना से बचा जा सकता, जिसमें चलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जगह एक प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने के लिए एक अधिकारी को ही पनिश कर दिया गया शाम होते होते, जिस दिन उसने कार्रवाई की कि कुछ कावड़ियों का झुंड मुस्लिम बहुल इलाके से जुलूस निकालने की जिद कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि नहीं, अभी यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से कभी नहीं गया है, आज भी ऐसा नहीं हो सकता, इससे स्थिति बिगड़ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है और सामाजिक भाईचारे की स्थिति खराब हो सकती है। ये प्रीएम्प्टिव एक्शन था। यहाँ पर जब ये हुआ तो ये बात कही जा रही हुई कि अधिकारी का तुरंत ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जो दो तरफा चीज़ है, ये अपने आप में जो राजनीतिक वर्ग है, क्योंकि हर उत्तर प्रदेश की बरेली की घटना और नूह की जो घटना है, इन दोनों घटनाओं को संदर्भ सहित रख के देखिए तो दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, एक दल की सरकार है। वो दो जगह दो तरह की बातें डबल स्टैंडर्ड में हमेशा वो प्ले करते हैं। इससे कैसे किसी को ये भरोसा हो सकता है कि इनकी नीयत लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या कम्युनल टेंशन को लेकर या इस तरह के कम्युनल जो भावनाएं हैं भड़काने को लेकर साफ हैं? नीयत तो छोड़ ही दीजिए, नीयत राजनीतिक दलों की और सत्ताधारी भाजपा की तो अब लगभग हर किसी को समझ आ चुकी है, अगर कोई जानबूझ के आंखों पे पट्टी ना बांधे हुए हो। ये उन लोगों के लिए भी एक नकारात्मक सिग्नल ही है कि आप ठीक से काम ना करें, आप वैसे काम करें जैसा आपसे करने को कहा जा रहा है, चाहे वो कितना ही गलत आपको लगे, है ना। मौलिक तौर पर भी, मॉरली भी और प्रोसीजरली भी आपको अगर गलत लग रहा है आप उसे करिए, लेकिन क्योंकि अगर आप सही में पब्लिक के हित में काम करेंगे और वो हमारे हित से, हमारे समर्थकों के हित छोड़ दीजिए, जिद से भी टकरा गया तो आपको हटा दिया जाएगा।
मैं जो बात बता रहा था कि पता नहीं अब ये अगले एसपी का क्या होगा, क्योंकि जो मैं ये पढ़ रहा था हेडलाइन, उसी के नीचे लिखा हुआ है कि रविवार को, अब आने वाले परसों, हम शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रविवार को भी उसी इलाके से निकलने के लिए ये लोग जिद कर रहे थे, लेकिन अभी मना कर दिया गया है। इसको समझिए आप कि नूह के एसपी को हटाया गया क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा कि उसने लापरवाही की और 4-5 लोगों की जान चली गई। हाँ, बरेली के एसपी को इसलिए हटाया गया क्योंकि उसने कार्रवाई की कि किसी की जान चली ना जाए, और ये एक ही पार्टी की सरकार कर रही है। तो जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी स्थिति को आप, उसके विरोधाभास को, उसके अंतर्द्वंद को और उसकी नीयत को समझिए। उर्वेश भाई, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए अतुल भाई, इसमें ऐसा है कि पहले गुजरात में जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और 81, 85 में एंटी रिजर्वेशन राइट्स वगैरह हुए, जो कि यहाँ तो और कोई राइट होता था वो फिर कम्युनल में ही तब्दील हो जाता था। तो उस वक्त बीजेपी जो थी वो विपक्ष में थी, और हमेशा से ऐसा कहा जाता था, जो कि सच था, कि कोई भी जो दंगा है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो बिना सरकार की इजाजत के, हाँ, अब वो एक तरह से कह लीजिए कि सक्रिय हो या फिर आप अनदेखा करें, लेकिन इजाजत के बिना वो दंगा नहीं हो सकता। ये कांग्रेस के राज में गुजरात में कहा जाता था, और काफी हद तक वो सही भी इसलिए हुआ कि जब रिबेरो जैसे ऑफिसर यहाँ पर आए तो उन्होंने बड़ी सख्ती से काम लिया। तो उस वक्त सबको मालूम हुआ कि भाई प्रशासन क्या चीज है और प्रशासन क्या कर सकता है। तो 2002 का पूरा घटनाक्रम देख लीजिए, वो कोई एक दिन की या एक हफ्ते की तो बात नहीं थी, आपको मालूम है। उसमें प्रशासन का जो, और प्रशासन जब मैं कहता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है, जो जगह पर मौजूद है, उनकी बात कर रहा हूँ। उनको लिखित रूप से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। उनको लिखित रूप से किसी पॉलिटिकल नेता ने, चीफ मिनिस्टर ने या किसी होम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि तुम ये करो। लेकिन आपने जो बात की डबल स्टैंडर्ड की, तो एक बार आप जब ये करते हैं तो प्रशासन को मालूम हो जाता है कि उनको कौन से रास्ते पे चलना है। मतलब ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, वो अपनी पसंद या नापसंद अपने एक्ट से एक बार प्रकट कर देते हैं, तो फिर वो जो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं प्रशासन में, आईएएस और आईपीएस और जो कुछ भी है, वो उसमें से सिग्नल भांप लेते हैं और फिर चले जाते हैं कि हाँ अब ये इनको ठीक लगेगा। तो कई बार फिर ऐसा हो जाता है कि इसमें नेताओं की एक्सप्लिसिट सहमति है, ये प्रूव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो एक्सप्लिसिट नहीं, लेकिन इम्प्लिसिट होती है, और प्रशासन को उसका बराबर से ख्याल रहता है, और कोई भी इनकी लाइन से अलग नहीं चलता फिर। और जो चलता है इनका क्या होता है, ये आप गुजरात के कुछ पुलिस अफसरों को देख लीजिए, तो फिर आप पूरी जिंदगी इसमें से नहीं निकल पाते हैं। उनका रिकॉर्ड आप बता रहे थे, क्या क्या रिकॉर्ड है? 13 साल में 18-21 बार ट्रांसफर हो चुका है। 31 बार। मैं चेक करके बताता हूँ, 21 बार। 21 बार। इसमें सर एक चीज़ तो मतलब आ ही चुकी है कि किस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग जो है इनडायरेक्टली पॉलिटिशियन लोग करते हैं, और उसमें मैं कहूँगा कि वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है जो हम जिक्र कर रहे थे कि वो डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड की बजाय वो अपने पॉलिटिकल हित साधना है। अगर वहाँ कवड़ी वहाँ से निकल जाते तो वैसी सिचुएशन हो जाती, तो फिर राजनीति करना आसान हो जाता, सांप्रदायिक राजनीति जिसको हम कहते हैं। और वही मेवात में देखने को मिला। और मेवात वाले मामले में एक चीज़ छूट गई कि नूह के एसपी का ट्रांसफ़र अब हुआ है, लेकिन वो जिस दिन हिंसा हुई उस दिन छुट्टी पे थे। पलवल के जो पलवल एसपी के हैं, वहाँ से उनकी 35-40 किलोमीटर जो दूर पलवल जिला है, वहाँ पर उनके उनकी एसपी को जिम्मेदारी चार्ज थी। था। फिर जब उनसे मीडिया ने बात की कि ये कैसे हो गया और आपने सिक्योरिटी नहीं दी एडिक्वेट, तो उन्होंने कहा नहीं थी, और लेकिन जो लोग होंगे तो वो थोड़े बहुत इधर उधर हो गए होंगे। तो शाम को फिर उनसे भी चार्ज वापस लेके फिर भिवानी में चार्ज देगा, जो और आगे का जिला है, वहाँ के एसपी को। फिर भिवानी के एसपी आके बिजारनिया जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि मोनू मानेसर ने गड़बड़ कर दी। तो फिर से जब मोनू मानेसर टारगेट पे आ जाता है तो फिर वो कहते हैं अब उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, अब वापस जो है यहाँ दूसरा एसपी लाया जाएगा। तो ये सारी राजनीतिक मंशाओं का ही सारा खेल है कि अगर आप अपने हिसाब से काम करेंगे तब भी, और नहीं करेंगे तब भी। बाकी सुर्खियों के खैर, बाद हाँ, विस्तार से अभी चर्चा बात शुरू ही हो होगी। गई है। इशू ही ऐसा है कि उस पर बात हो ही जाती है। तो अगली सुर्खी भी कुछ ऐसी ही है, और ये खेद की बात है।
बुधवार की ये घटना है, बुधवार सुबह 5 बजे की। रेलवे सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल चेतन सिंह ने, जयपुर से मुंबई जा रही थी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसमें 12 राउंड फायर किए और 4 लोगों की हत्या की। उनमें से एक उनके सीनियर थे, टीकाराम मीना, और बाकी 3 यात्री थे। मीना को छोड़कर बाकी तीनों यात्री मुसलमान थे और उन्होंने मतलब चेतन ने ढूंढ कर निशाना बनाया, ऐसा नहीं कि जो सामने था उस पर मार दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कथित तौर पर चेतन को ये कहते सुना गया, कोट, सब पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रहा है, उनको सब पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये 2 हैं, अनकोट। इसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ा गया और शुरू में कहा गया कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन किसी भी मेडिकल रिकॉर्ड में ये बात सामने नहीं आई। पीटीआई की एक खबर में ये बात कही गई थी कि उसको कोई भी डिसऑर्डर नहीं पाया गया है, लेकिन जब उसे प्रस्तुत किया गया मुंबई में कोर्ट में, तो वो रिपोर्ट वापस ले ली गई। और अभी तक तो, हालांकि वो पीटीआई की रिपोर्ट में तो ये भी कहा था अगर वो प्राइवेट रूप से कर रहा हो तो भी उसने इन्फॉर्म नहीं किया था, और उसकी पहले जितनी भी असेसमेंट रिपोर्ट रही है रेगुलर, वो सब नॉर्मल रही हैं। तो ये परिस्थिति है। मोनू मानेसर का अभी विकास ने जिक्र किया था, तो हरियाणा में नूंह में हुई हिंसा को लेकर उसका, मोहित यादव उसका असली नाम है, उसका जिक्र हमने पहले भी किया है, वो 2 मुसलमान युवकों की हत्या को लेकर, नासिर उर्जुनैद की हत्या। हाँ, उसे कम से कम उसके वीडियो को इस हिंसा को भड़काने में सहायक बताया जा रहा है। इसे लेकर बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि मनोहर लाल खट्टर जी ने, कि राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर पर, जो 2 मुस्लिम युवकों की हत्या के आरोप में, मतलब के मामले में वो आरोपी है, उस पर राजस्थान पुलिस को कार्रवाई करने की हरियाणा में भी पूरी खुली छूट है। और इसके बाद भी इतने महीनों से न हरियाणा राज्य की पुलिस न राजस्थान की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि अपने खुद के बयान के हिसाब से वो इस हिंसा के बाद वो लगातार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संपर्क में है, अपने साथियों के। अगली कुछ सुर्खियां कोर्ट से हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मामले में एएसआई का जो सर्वे था उसको लेकर जो आपत्ति जताई गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसे खारिज कर दिया और मस्जिद के परिसर में सर्वे की अनुमति दे दी। जैसा मैंने बताया, हम शुक्रवार की सुबह इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 बजे। सर्वे शुरू हो चुका है, ओके। लेकिन जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, उसने सुप्रीम कोर्ट में ईमेल के जरिए अर्जी लगाई थी कल गुरुवार को, और जितनी खबर मैंने लाइव लॉ पर पढ़ी थी उसके हिसाब से मुख्य न्यायाधीश जो हैं उन्होंने ये भी कहा था कि वो इसको जल्दी से जल्दी देखेंगे। बुधवार को वन संरक्षण अधिनियम में, पार्लियामेंट की खबर में, वन संरक्षण अधिनियम के संशोधन को संसद में पास कर दिया गया। इस संशोधनों पर, जो ये संशोधन सरकार ने पास कर दिए हैं, इस पर पर्यावरणविदों ने खास तौर से बहुत बड़ी संख्या में आपत्ति जताई थी। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि ये बिल वैसा ही पास हुआ है जैसा पहले पेश हुआ था कुछ साल पहले, जब ये जॉइंट कमेटी को भेजा गया था। इस बिल को लेकर कुछ हज़ार सलाहें भी आई थी, लेकिन एक भी बदलाव इस बिल में नहीं किया गया है। अगर हम इस पर कभी आगे बात करेंगे तो मैं बताऊंगा भी। उसमें काफ़ी आपत्तियां, उनमें से एक मैं भी हूँ जो ये कहते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ें की गई हैं। गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में मणिपुर की हिंसा को लेकर भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। मई से लेकर जुलाई तक कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ वहाँ नहीं थी। उन्होंने खास तौर पर इस बात को भी रेखांकित किया कि हिंसा को लेकर एफआईआर जो दर्ज हुई उनमें बहुत देरी की गई और जांच भी बिल्कुल ढुलमुल तरीके से हुई। ये सुनवाई उन 2 महिलाओं की याचिका पर हो रही है जिन्हें कांगपोकपी जिले में भीड़ ने निवस्त्र किया था और उनके साथ वैश्याना हरकतें की थी। संसद में ही दिल्ली में नौकरशाही और अफसरों की नियुक्ति वाला ऑर्डिनेंस अब बिल बन के पास हो गया। केंद्र सरकार के नियंत्रण अब उस पर सुनिश्चित हो गया है, कम से कम लोकसभा में। इससे पहले केंद्र सरकार ने, जिन्हें श्रोताओं को याद ना हो, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था जब लगातार उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान चलती रही, लेकिन केंद्र सरकार उस निर्णय के बाद एक ऑर्डिनेंस ले आई थी।
और फिलहाल राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से लग रहा है कि सरकार इसे राज्यसभा में भी पास करा कर ले जाएगी। कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर से एक चीते की मौत हो गई। ये नवी मौत है पार्क के उद्घाटन के बाद से, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। और कई विदेशी विशेषज्ञों ने कोर्ट में बताया कि अगर समय पर ध्यान दिया जाता और बेहतर निगरानी की जाती तो चीतों की जान बचाई जा सकती थी। अरे ये बड़ा दिलचस्प है कि 3-4 दिन पहले इससे रिलेटेड एक खबर आई थी कि जो नाइजीरियन साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, जो उनके साथ आए थे इनकी देखरेख के लिए, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने शिकायत दर्ज की कि जो ब्यूरोक्रेसी है जो इसको देख रही है पूरे प्रोजेक्ट को, वो ना तो उनकी किसी सलाह को मानती है, ना इम्प्लीमेंट करती है, ना उनको कोई जानकारी देती है, ना जब ये किसी तरह की चीज़ों की अपेक्षा करते हैं या कि इसको तरस के तो उसको इम्प्लीमेंट करती है। अब ये टिपिकल प्रॉब्लम है इंडिया की ब्यूरोक्रेसी की, जो लेथार्जी जिसकी वजह से 70 सालों में वो जो 3.5% की जो ग्रोथ रेट रही ना, ये जिसको कहा जाता है स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वो स्टील फ्रेम इतना जकड़ा है, इतना उसमें जंग लगा हुआ है, इतना स्लो, वो काम ही नहीं करना चाहती। वो इस मामले में भी इतना साफ दिखता है कि मतलब उस ब्यूरोक्रेसी इतने लेयर हैं, इतना उसमें फाइलबाजी है, जो जिसको लाल फीता शाही कहते हैं, कि डायरेक्ट मतलब एक बार में। और सरकार का दावा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस के मामले में यहाँ पे वो तरीका अप्लाई नहीं होता, लेकिन हर जगह इतने बंधन हैं, इतने रिस्ट्रिक्शन है रास्ते में, इतने उसमें ठोकरे हैं कि आप आसानी से कोई काम करवा ही नहीं सकते। और ये तो प्रोजेक्ट वैसे भी बहुत फीजिबल प्रोजेक्ट नहीं था। उनको ले आना एक दूसरे हैबिटाट से ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर उनके सर्वाइवल के ऐसे ही बहुत कम चांसेस थे, उसमें ये एक पहले से ही कहा जा रहा था कि ये एक किस्म का, या तो आप इसको कह दें कि बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था कि आप वाइल्ड लाइफ को इस तरह से संरक्षित कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भी उसको फ्लरिश करने को। दूसरा इसका ये तरीका है कि ये केवल और केवल जो छवि प्रबंधन, इवेंटबाजी और वो जो उसकी अदम्य लालसा है कि एक और इवेंट हो जाए, क्योंकि छोड़ने के वक्त तो फीता काटने और दरवाज़ा उठाने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद से ये 9 जो मौतें हुई हैं उस पर किसी को नहीं पता कि प्रधानमंत्री इस समय क्या सोच रहे हैं। देखिए, फीताशाही तो चलती है, प्रोसीजर ज़्यादा ज़रूरी है, जो लिखा हुआ है चाहे उसके रिजल्ट कुछ भी ना हो। एक छोटी सी चीज जोड़ दूं, अतुल भाई ने जो बताया कि प्रधानमंत्री जब पहुंचे फीता काटने के लिए, तो उन्होंने ये भी अपना दावा किया था कि पहले कबूतर छोड़े जाते थे, अब चीते छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। फिर चीते छोड़ने के बाद चीतों का क्या होता है, ये अब प्रतीक्षा करते हैं कि वो हमें बताएं। बिल्कुल। शायद सर वो कहना चाह रहे हो कि चीते छोड़ दिए ही जा रहे हैं, छोड़ ही रहे हैं हम चीतों को। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नारंगी व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप जो है, नारंगी मतलब नहीं वो ऑरेंज, जो डोनाल्ड ट्रंप को जानता है वो समझ जाएगा, रंगे रहता है ना ऑरेंज, संतरा कहना चाहिए, नहीं ऑरेंज नारंगी व्यक्ति हो। खैर, पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में नतीजों में धांधली करने की कोशिशों और साजिश को लेकर एक बार फिर से अभियोग सिद्ध किया गया, यानी उन्हें इंडाइट कर दिया गया। अमेरिकी कानून व्यवस्था के हिसाब से इसका मतलब है कि जांच एजेंसियों ने इतनी बात साबित कर दी कि उनके पास इस मामले की विस्तार से जांच, पूछताछ और सबूत इकट्ठे करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ठीक है, उन्होंने एक ग्रैंड जूरी के सामने ये कर दिया। और आखिरी डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 2 बार चुनावों की धांधली की कोशिश में पहले भी इंडाइट हो चुके हैं, और इसके अलावा आर्थिक हेराफेरी और महिलाओं के शोषण के मामले उन पर सिद्ध भी हो चुके हैं और चल भी रहे हैं। आखिरी पर्यावरण से जुड़ी सुर्खी है जो हमें देखनी भी चाहिए, वैसे भी चीन को समझना हिंदुस्तानियों के लिए ज़रूरी है। तो बीजिंग में 140 साल की सबसे बड़ी बारिश इस हफ्ते हुई है, पिछले रविवार से बुधवार तक। वहाँ बहुत बाढ़ आ गई है उस पूरे इलाके में, राजधानी में भी, और 21 मौतें अब तक हो चुकी हैं। और इस समय चीन काफ़ी ज़्यादा बारिश से जूझ रहा है, और इन 3-4 दिनों में 29.3 इंच की बारिश हुई। तो खतरनाक बारिश हुई है, उनका भी सब सीवेज सिस्टम ध्वस्त हो गया है। यही आज इस हफ्ते की यही सूरत। बस इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में लगातार जो गतिरोध है, टकराव है विपक्ष और सत्ता पक्ष का, वो बना हुआ है। इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हुए। एक का जिक्र शार्दुल ने किया कि किस तरह से वो बिल पास हुआ है, एक तो दिल्ली का और दूसरा वन संरक्षण का। इसके अलावा भी कई सारे बिल पास हुए हैं, तो इनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी बिल भी है। तो
इस हफ्ते जो चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसमें जिस पे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे वो है नूह में हुई एक सांप्रदायिक हिंसा, जिसके बारे में शार्दुल ने आप लोगों को पहले बताया कि किस तरह से वहाँ पर एक यात्रा निकाली जा रही थी और उस यात्रा के दौरान पथराव किया गया यात्रा पर। फिर उसके बाद हालात बिगड़ गए, अफवाहें फैली कि वहाँ पर एक नोटेरियस हैं, उनकी छवि है, मोनू मानेसर नाम है उनका, और वो उस यात्रा में मौजूद हैं। ऐसा वीडियो उन्होंने खुद बनाकर डाला था कि वो अपनी टीम के साथ उस यात्रा में आएंगे, जिसकी वजह से अफवाहें फैलने में तेज़ी से फैली और फिर टकराव हुआ और इस पूरे दंगे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। नूह में जो हुआ और नूह के बाद गुड़गांव में इसके लपटें फैली, जिसमें हमने देखा वहाँ पर एक मस्जिद के इमाम की हत्या हो गई और एक इसमें 2 होमगार्ड की भी मौत हुई है। तो ये अचानक से एक तो ये बात आ रही है कि कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की ये लापरवाही है। क्या ये सिर्फ पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही का ठीकरा फोड़कर और इस बात को, या इतने बड़े पैमाने पर जो गाड़ियाँ जलाई गई 60-70 से ज़्यादा, 5-6 मौतें हो गई, इसको इस तर्क के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? मैं समझता हूँ ऐसे सभी मामले बहुत जटिल होते हैं, उनमें इतना सरल नहीं होता कारण कार्य संबंध स्थापित करना, और कोई एक तत्व नहीं होता उसमें। तो उसमें पुलिस और प्रशासन की लापरवाही और बहुत आश्चर्यजनक अद्भुत किस्म का निकम्मापन, अदूरदर्शिता और तैयारी की कमी तो है ही। और ये कहना, कम से कम मुझे अब लगता है कि कहना चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि ये सारा उपद्रव रोका जा सकता था। इतने संकेत उपलब्ध थे 2 दिन पहले से कम, ये तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे, सोशल मीडिया पे उपलब्ध थे। पुलिस जिसके पास इंटेलिजेंस भी होती है, उसके पास तो उस अपेक्षित होता है कि वो तो उससे पीछे से वो, और अब कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं कि पहले से इस बनते हुए माहौल की जानकारी आ रही थी, इंटेलिजेंस के कुछ स्थानीय स्तर पर थी लोगों की, वो कह रहे हैं ऊपर भेजी, ऊपर वाले कह रहे हैं हमें मिली नहीं, कुछ इस तरह की बातें भी तो इंटेलिजेंस फेलियर है। और 2 दिन पहले सार्वजनिक सूचना मिल जाने पर भी उतनी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पुलिस का ना होना, इंतज़ाम का ना होना, ये दूसरी सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि ये नाकामी है पुलिस की, और इससे वो बच नहीं सकते। लेकिन ये भी सही है कि दोनों पक्षों की ओर से माहौल बिगाड़ा जा रहा था, हिंसा की जा रही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक दूसरे को मतलब बिना सोशल मीडिया के बिना भी जो संपर्क समाज में लोगों का होता है उसके माध्यम से, और तैयारी दोनों की ओर से थी। उसमें मोनू मानेसर, उनके साथी जो है वो, उसमें चाहे वो बिट्टू बजरंगी जैसे लोग हों वो भी हों, और ये भी स्पष्ट है कि मुसलमानों की ओर से भी, और मैं बिल्कुल सीधे बात कर रही हूँ, मुसलमान के ही संदर्भ में बात कर रहा हूँ निसंकोच, उनकी ओर से भी तैयारी बहुत थी। और ये बिल्कुल साफ है कि जो ज़्यादा हमले हुए हैं, शायद पहला जो हमला हुआ है वो मुसलमानों की ओर से हुआ, और वो जो लोग मरे हैं उनसे मरने वालों का विश्लेषण अच्छा नहीं होता, लेकिन हम तथ्यों की बात कर रहे हैं। तो अगर 6 लोग मरे हैं जिसमें से 1 मुसलमान है और बाकी 5 हिंदू है, तो वो भी एक बात कहती, उससे कुछ बात निकलती है। ये यात्रा कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमेशा से चलती रही है, लेकिन मैं समझता हूँ जानकारी जो आई वो 3 साल से चल रही है, और 3 साल से विश्व हिंदू परिषद की ये कोई स्थानीय परंपरा नहीं थी, ऐसा नहीं है जी। तो अब गोरक्षा और गोरक्षा के नाम पर हत्या वहाँ पर, ये वहाँ एक सालों पुरानी कुछ समस्या है। मोनू मानेसर 2 बहुत ही जघन्य हत्याओं में जलाकर मार देने वाले अपराध में शामिल है, वो मुख्य अभियुक्त है। और ये भी अपने आप में बहुत अद्भुत बात है कि फरवरी में शायद वो घटना हुई थी, फरवरी में, नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई थी, और उसके बाद से 2 प्रदेशों की सरकारें मिलकर उसको पकड़ नहीं पा रही हैं, और वो खुलेआम वीडियो जारी कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, उसका फेसबुक पन्ना जीवित है और वो चल रहा है। तो ये क्या बिना सरकारी या पुलिस के
संरक्षण की संभव है, असंभव है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इसमें 2-3 और चीज़ें हैं, लेकिन हम वीडियो का हिस्सा यहाँ पर रोकेंगे। ये पॉडकास्ट जारी रहेगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना पॉडकास्ट इस्तेमाल सुनते हैं वहाँ पर जाएं, अनिल चर्चा को सुने। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।